तो आपका जो सेकंड चैप्टर है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर किया था लास्ट क्लास में, पूरा थियरी पार्ट उसका डिस्कस किया था। अब सेकंड चैप्टर पर आते हैं हम, ऐसे एक एक करके सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है और पॉलिनोमियल आप यहाँ भी पढ़ेंगे। 9th में काफी बड़ा चैप्टर था, वेटेज बहुत ज्यादा थी इसकी, और अब इस साल क्लास 10th में उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, वेटेज भी कम है। पहले वहां पे 5 एक्सरसाइजेस थी और यहाँ पे आपका सब मिला के 3 एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें से पहली एक्सरसाइजेस तो सिर्फ नाम के लिए हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसमें। तो मैं आपको पहले पॉलिनोमियल के कंसेप्ट से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट डू वी मीन बाय अ पॉलिनोमियल? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? आप में से कौन बताएगा किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल? कोई आंसर नहीं देना चाहता है। इट्स एन algebraic expression in which all powers of variables are whole number। अच्छे से समझ लिए चीज को। किस चीज को देखना है हमें? पावर्स को। किसकी पावर्स को? वेरिएबल की पावर को। कैसी होनी चाहिए वो? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर से हमारा मतलब है 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक पॉलिनोमियल आपको लिख के दिखाता हूं, x² + 2x। मतलब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैं पॉलिनोमियल अभी नहीं जानता कि है या नहीं। So you simply look at the variable here. What is the variable here? What is variable in this expression? जितना धीरे से आप x रेस्पॉन्स देते हैं टाइम खराब होता है, सो ट्राई टू रिस्पॉन्ड क्विकली। x इज द वेरिएबल। यहाँ x का पावर है 2 और यहाँ x का पावर क्या है? 1 1। तो ये जो 2 और 1 है, ये दोनों ही होल नंबर हैं। बोथ पावर्स आर होल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं यस, इट्स अ पॉलिनोमियल। एक दूसरा क्वेश्चन, x + 2/x, क्या हम इसको एक पॉलिनोमियल मान सकते हैं या नहीं? जवाब दीजिए। no नहीं मान सकते, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि यहां x का पावर 1 है और यहां -1 है, तो इसका मतलब है ये नॉट अ पॉलिनोमियल। ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ सेक, मैं अभी स्टार्ट करता हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए, कोई भी जो पॉलिनोमियल होती है हमारी, जैसे हमने ये लिखा है ax² + bx + c, तो इसमें जो है ना, x इज द वेरिएबल एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट्स। तो इसको हम लिखते हैं px। px का मतलब हुआ पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x। ओके, पॉलिनोमियल इन x का मतलब हुआ कि x इज द वेरिएबल, x इज द इनपुट पार्ट, एंड px इज, अगर आपको लास्ट क्लास का याद है, तो दिस इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और यहां पे हम कहेंगे इसे आउटपुट। आउटपुट यानी कि y। तो हम सिंपली जो px है उसको y के इक्वल समझ सकते हैं। ओके, y के इक्वल हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी कोई पॉलिनोमियल मिलेगा तो px इक्वल्स टू ऐसे मिलेगा। px की जगह qx हो सकता है, rx हो सकता है, वो थोड़ा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन किस तरह से है।
बट ये बात क्लियर है कि उसमें एक आपका इनपुट साइड होगी और दूसरी तरफ आपका आउटपुट साइड होगी. ओके, नाउ यू सी, I'm writing a few polynomials here. X plus b, another one, ax square plus bx plus c, another one, ax cube, bx square plus c, another one, चलो इसको पूरा ही लिख लेते हैं, cx plus d, another one, ax4, bx cube, cx square, dx plus e. If you look at this, the first one has one max. What is the maximum power of x or maximum power of variable in this polynomial? x का या वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है? बोलिए. इसमें x का सबसे बड़ा पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 4 है. तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है, we call it degree of a polynomial. So if you look at the first example, its degree is 1. So अगर डिग्री 1 है, so we call it a linear polynomial. और अगर डिग्री 2 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. और अगर डिग्री 3 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे. और अगर डिग्री 4 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम इसको? बाय क्वाड्रेटिक. और बाय क्वाड्रेटिक का एक दूसरा नाम होता है क्वार्टिक, लेकिन एनसीईआरटी में उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं है. ओके, तो अब अगर आप देखें पॉलिनोमियल्स को दोबारा से एक बार एक एग्जांपल की फॉर्म में ले लेते हैं. यहां पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस तरह से ले लेते हैं हम इसे. पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये ले लिया हमने. फाइन. आप इसे देखें कि इसका डिग्री जो है वो 2 है, ये हमें ऑलरेडी पता है. अब जो हम समझने जा रहे हैं चीज को, वो हम समझने जा रहे हैं, वो है 0 और सॉल्यूशन और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल. सारे ही वर्ड ठीक है, बट हम पॉलिनोमियल के केस में ज्यादातर बार जीरो का इस्तेमाल करेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का इस्तेमाल करेंगे. व्हाट डू वी मीन बाय जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, सिंगुलर हो सकती है, प्लूरल हो सकती है. वैल्यूज ऑफ एक्स can make entire polynomial zero. Okay, so that can make entire polynomial zero. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं zeros of polynomial. zeros of polynomial. ठीक है. तो अब जैसे मैंने ऊपर वाली पॉलिनोमियल को नीचे उठा के रखा और मैं आपसे सीधे सीधे सवाल करता हूं, x की वो कौन सी वैल्यू हो सकती है जो इस पॉलिनोमियल को पूरे को जीरो बना दे, इसके आउटपुट को निल कर दे? वो कौन सा इनपुट हो सकता है जो x को जीरो बना देगा?
So 2. minus शाबाश 2 plus minus 2 शाबाश। x इज इक्वल्स टू 2, तो आउटपुट 0 हो गया। x इज इक्वल्स टू -2, तो भी आउटपुट 0 हो गया। ओके फाइन। नाउ यू yes सी, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। x का वो कौन सा वैल्यू होगा जो आपके दिए गए पॉलिनोमियल को पूरा 0 बना देगा? थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो p2 का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे पहले वाले में 2 वैल्यूज मिली थी, क्या इस बार भी आप कुछ एक और ऐसी वैल्यू ढूंढ सकते हैं जिसको यहां रखने से आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाए? कोई और वैल्यू हो सकती है x की जो आपके पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे? -2. Put -2 and try, it will never be equal to 0. So here we have only one value of x, that is making our output 0. अब एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, थर्ड एग्जांपल लेता हूं। अरमी आप ही बताइए, x का वैल्यू कौन सा वैल्यू ऐसा होगा that will make your entire polynomial 0? So just a second. So मेरे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि किसी भी स्क्वायर का आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, -4 चाहिए 0 वेरी लाने। गुड। 0 बनाने के लिए x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -4 एंड नो स्क्वायर कैन बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नो सॉल्यूशन फॉर दिस पॉलिनोमियल। अगर आप पहले वाले को देखें तो पहले वाले में आपके पास कितने सॉल्यूशन थे? 2 सॉल्यूशंस थे। अगर आप दूसरे वाले को देखें तो कितने सॉल्यूशन थे? 1 सॉल्यूशन था। लास्ट वाले में 0 सॉल्यूशन है। ओके, तो इस बात को अच्छी तरह याद रखें, इफ डिग्री इज 2, then polynomial can have maximum 2 solutions। मेरी बात याद रखें, डिग्री 2 होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उसके 2 सॉल्यूशन होंगे। उसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। आपने एग्जांपल्स में देखा, थर्ड एग्जांपल में कोई सॉल्यूशन नहीं है, सेकंड में एक सॉल्यूशन है, और इधर से मैं चेक करता हूं, अगर जो थर्ड वाला है हमारा उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, सेकंड में एक सोल्यूशन है और फर्स्ट में दो दो सोल्यूशन। तो याद रखें कि डिग्री अगर 2 है तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब मुझे अलग अलग एग्जांपल्स लेके समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं। यहां पर चार्ट बना देता हूं आपके लिए। इफ डिग्री इज 1, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए? 1, ज्यादा से ज्यादा एक। इफ डिग्री इज 2, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने हुए? 2। इफ डिग्री इज 3, then maximum number of solution is 3, and if degree is 4, then maximum number of solution is 4। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो, फिर भी ये हो सकता है कि उसका कोई सोल्यूशन ना हो, क्योंकि अश्योरेंस सिर्फ एक इस बात का है कि 4 तक हो सकते हैं, 4 ही होंगे ये कभी नहीं कह सकते हम। होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? यस सर। ओके, तो अब हम दूसरी चीज पर चलते हैं। ये तो हमने पता लगाया पॉलिनोमियल क्या होती है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसमें कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, उसकी सोल्यूशन का नंबर ऑफ सोल्यूशन का उसकी डिग्री के साथ क्या रिलेशन बनता है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को ग्राफ करना एक
काफी अच्छा वेटेज वाला, काफी एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, बट क्योंकि सीबीएसई में ज्यादा डिस्कशन नहीं है इसका, तो मैं सिर्फ उतना पार्ट ही कवर करूंगा जितना, जिससे कि आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश कर सकते हैं। ओके, वैसे तो काफी सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, बट वो हमारा काम ही नहीं है उसे करना, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमने लिखा कि x इज इनपुट एंड y इज आउटपुट, और जब कभी भी हम इनपुट और आउटपुट को इस तरह से मिला लेते हैं तो हमारे सामने आ जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, अब ऑर्डर्ड पेयर जब भी आपको मिलता है, इट कैन बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ इन एक्स वाई प्लेन। हम जब चाहें किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं लिखता हूं 2,3 फॉर एग्जाम्पल, आप इसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो जब आप इसे कर सकते हैं तो आप एक्स और वाई को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि इफ x is solution of polynomial, then y will be 0। ये बात तो ऊपर पढ़ाई ना आपको कि सॉल्यूशन या रूट या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x दैट कैन मेक योर आउटपुट जीरो इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और द रूट और द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब y 0 होता है तो x सॉल्यूशन होता है। ओके, सो इफ we have points like a comma 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू a एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल्स टू a वो वैल्यू है जो y को 0 बना दे रही है। इफ अ वैल्यू मेक्स योर y और योर आउटपुट 0, देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज सॉल्यूशन और द जीरो ऑफ योर पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखता हूं b, 0, x हो गया b, ये भी सॉल्यूशन हो गया। मैं लिखता हूं c, 0, x is equals to c, these are also solution of your polynomial। तो कोई भी पॉइंट जो इस फॉर्मेट में आएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर आपको मेरी बात? Yes, sir. अब हम इनके थोड़ा थोड़ा सा इनके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। सिर्फ दो पॉलिनोमियल के ग्राफ में आपसे डिस्कस करूंगा मेनली। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ एक लाइन की फॉर्म में होता है। These graphs are always linear in shape। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखी है ऐसे, ये जा रहा है ऐसे, या एक आपका स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ पे इस तरह से आ रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेट लाइन की ज्यादा बात करते हैं, या वहां ना आकर के इस तरह से आ रही। तो इन सभी पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, इन सभी ग्राफ्स को देख के हम क्या बोलते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ। ये तो छोटी सी बात थी, कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है इसके अंदर। जो मेन चीज है वो हम अब डिस्कस करेंगे। ग्राफ ऑफ अ quadratic polynomial। These graphs
are always पैराबोलास। अब सवाल ये उठता है पैराबोला क्या है। मैं मान के चल रहा हूं कि आज आप पहली बार सुन रहे हैं इस बारे में। देखिए, आपने ज्योमेट्री पढ़नी स्टार्ट करी तो कभी आपको एक कर्व इंट्रोड्यूस हुआ, आपको बताया गया कि ये ट्रायंगल है। थोड़े टाइम के बाद आपको एक इस तरह से पेंटागन इंट्रोड्यूस हो गया, फिर आपको एक सर्कल इंट्रोड्यूस हो गया, कोई पहले कोई बाद में से इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ऑल दीज आर ज्योमेट्रिकल शेप्स और ज्योमेट्रिकल कर्व्स। आज जो पढ़ने जा रहे हैं आप, वो पढ़ने जा रहे हैं पैराबोला के बारे में। व्हाट इज अ पैराबोला? बेटा, जो पैराबोला होता है आपका, वो एक यू शेप्ड फिगर है। चार टाइप के पैराबोला मेनली आपके पास में होते हैं। आप इन सबको पढ़ेंगे बट अभी नहीं। ये जो पहला पैराबोला होता है आपका, इसको राइट वर्ड पैराबोला बोलते हैं। और ये जो पैराबोला होता है आपका, ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला होता है। अच्छी बात है कि फिलहाल आपको ये दोनों करिकुलम में नहीं है, मतलब ज्यादा डिस्कशन नहीं है इनका। आज को तो आ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि उसमें और ऊपर वालों में फर्क क्या है। ये जो पैराबोला है आपका, इस पैराबोला को हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। और इसको हम क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड पैराबोला। मैंने पैराबोला बनाया नहीं है, नाम पहले बता दिया आपको उसका। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक? स्टैंडर्ड ही लिख देता हूं अभी तो। बी और सी में से कोई भी कभी भी जीरो हो सकता है, ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो लीनियर बन जाएगा। पहले वाला शेप हमें तब मिलता है जब ए पॉजिटिव होता है, और दूसरा वाला शेप हमें तब मिलता है जब ए नेगेटिव होता है। पहले वाला तब मिलता है जब ए पॉजिटिव होता है, और दूसरे वाला तब मिलता है जब ए नेगेटिव होता है। एक मोर देन जीरो के लिए, एक लेस देन जीरो के लिए। ओके, दोनों मिलते हैं आपको। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन बस हमने किया पैराबोला का। अगर आपकी पॉलिनोमियल जो है ना, वो अपना ओरिजिनल शेप छोड़ दे, यानी अभी तो इसमें x इनपुट है और y आउटपुट है, अगर उल्टा हो जाए, यानी मैं पॉलिनोमियल ऐसे y के टर्म्स में लिख लूं, तो फिर आपके शेप ऐसे हो जाएंगे जब a पॉजिटिव है, और ऐसे हो जाएंगे जब a नेगेटिव है। लेकिन फिलहाल मैंने कोई क्वेश्चन इस टाइप का देखा नहीं है, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं है। इसे रिफ्रेशर में पढ़ा हो छिपा हुआ तो अलग बात है, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस भी नहीं करता। ओके, अब जैसे मैं आपको एक पैराबोला बना के बताता हूं, तीन पैराबोला बना के बताता हूं आपको। एक बनेगा, दूसरा बनेगा, और ये आपका तीसरा बनेगा। ये पहला पैराबोला है, ये दूसरा पैराबोला है, और ये आपका तीसरा पैराबोला। तीन पैराबोला है आपके पास। आपको शेप देख के समझ आ रहा है कि ये ऐसे पैराबोला हैं जो पहला वाला कहीं भी एक्स एक्सिस को, किसी भी एक्सिस को कट नहीं करता, दूसरा वाला एक जगह पे कट नहीं करता, टच करता है, और तीसरा बिल्कुल कायदे से दो जगह पे कट करता है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? समथिंग कॉमा जीरो। मुझे नहीं पता एक्स क्या है, बट वाई मुझे पता है जीरो है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? माइनस बी कॉमा जीरो। मुझे नहीं पता बी एक्स क्या है, बट नेगेटिव है इतना पता है, बट वाई क्या पता नहीं। और ये पॉइंट है जिसमें एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है। ठीक है, जरूरी नहीं है मुझे यही शेप मिले,
मेरा शेप इस तरह से ना होकर के इस तरह से भी हो सकता है। देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिन से ही जाए, मतलब हमारा मेन पर्पस जो है किस चीज का है वो बताता हूं मैं आपको। ऐसे ये इस तरह से भी जा सकता है, मतलब मेन पर्पस हमारा ना कांटेक्ट होने से है, कट ना करे, बस टच करता हुआ जाए। तो अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं जहां पे ये कांटेक्ट कर रहा है, इसको नाम दिया P, तो इसमें मुझे नहीं पता कि X क्या है, X कैन बी एनीथिंग, बट मुझे पता है Y 0 है। तो लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। ये जो पहला एग्जांपल है आपका, इसमें X की कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो Y को 0 बना रही हैं? पहले एग्जांपल में X की जगह A डालता हूं तो Y कितना कितना आता है? सर पहला एग्जाम्पल बुक से देख के बताना नहीं है। नहीं, ये देखो सामने जो लिखे हुए हैं ये एग्जांपल जो मैंने बताए यहां पर फर्स्ट, इसमें जो A के कोऑर्डिनेट है वो A,0 है, यानी X की जगह A डालता हूं 0 आता है, Y X की जगह -B डालता हूं तो भी 0 आता है। तो X की कितनी वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ X आर मेकिंग योर Y 0? There are सर only two values of X that are making your Y 0. So this equation has two solutions. This graph, this polynomial has two solutions और two zeros. सेकंड वाले में एक ही वैल्यू x की ऐसी है जो y को 0 बनाती है, तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक सोल्यूशन, और इसमें x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो y को 0 बनाती हो, इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं। मैंने अभी आपको ऊपर यही बताया यहां पे कि एक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो सोल्यूशन हो सकते हैं, एक सोल्यूशन हो सकता है और हो सकता है कोई भी सोल्यूशन ना हो। देखिए वही बात नीचे जाके सच साबित हो गई। एक बार ग्राफ को देखा तो दो सोल्यूशन आए, एक बार देखा तो एक आया, और एक बार देखो तो बिल्कुल भी कोई सोल्यूशन नहीं आया। होप यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो ऐसे आप किसी भी ग्राफ को देख करके ये बता सकते हैं कि उसमें कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कितने जीरोस हो सकते हैं। मैं आपके लिए यहां पे एक कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं, और कार्टेशियन प्लेन में मैं आपको बोलता हूं कि एक ग्राफ बना रहा हूं दैट रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल इन x। ये x में एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हियर इज द ग्राफ। तो वो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस और हाउ मेनी इक्वेशन दिस पॉलिनोमियल इन x विल हैव। एक, दो और तीन। तो 3. ये तीन ऐसे पॉइंट जहां y 0 है, मींस देयर आर थ्री वैल्यूज ऑफ x that are making your y 0. That means it will have how many solutions? Three solutions. Got it? अगर मैं यही चेंज ले आऊं थोड़ा और p x की जगह p y कर दूं, तो तब मैं ये देखूंगा कि y एक्सिस पर कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी x को कितने पॉइंट 0 बना रहा है। तो अब इसका सिर्फ एक सोल्यूशन हुआ। तो याद रखना एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है कि पी वाई देके कितने सोल्यूशन होंगे, और नॉर्मली क्वेश्चन तो पूछता ही है कि पी एक्स देके कितने सोल्यूशन होंगे। आई होप एवरीवन इज क्लियर। हेलो, Yes, sir. ओके। तो आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज खोलिए और देखिए उसमें से कोई डाउट तो नहीं है आपका। तो आप सबने चेक कर लिया और किसी को कोई डाउट नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो सेकंड एक्सरसाइज पर चलते हैं हम। सेकंड एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट sum and product of zeros
of a polynomial. Sum and product of zeros of a polynomial. कैसे निकालेंगे हम sum and product zeros of a polynomial के? Suppose zeros are alpha and beta. ओके तो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए मैं आपको ना कुछ एग्जांपल देके चीजें समझाता हूँ। देखिए देखिए यहाँ देखिएगा, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। होप दिस विल मेक थिंग्स वेरी मच क्लियर फॉर यू। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? 2x मतलब तरीका क्या होगा उसका, मेथड क्या अपनाएंगे आप? आंसर तो मुझे आप दे रहे हैं, फैक्टराइजेशन। हाँ तो कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं आप करते हुए? आप इस तरह से करते हैं कि हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं, एक्स की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट 6 आए और जिनका सम 5 आए। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. तो जब आप फैक्टर कर लेते हैं तो आंसर आप इस तरह से लिखते हैं, सॉरी, फिर आप आंसर निकालेंगे तो x क्या आएगा आपका -3 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी -2। अगर मैं आपसे सम निकालने को कहने लगूं x की वैल्यूज का तो कितना आएगा -5, और प्रोडक्ट निकालने के लिए कहने लगूं तो कितना आएगा 6 आएगा। बच्चे अगर मैं यहां से ये 5 और 6 हटा देता हूं, या चलो लिखा रहने दो, एक दूसरा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एक एग्जांपल और लिया, x² 9x + 18। तो अब इसे आप क्या करेंगे, x की ऐसी वैल्यूज ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट 18 हो और जिनका सम 9 हो। तो वैल्यूज आ जाएंगी 6 और 3। आपने फिर से लिखा 6 और 3, x आया -6 और x आया -3। तो बेटे सम क्या आएगा -9, और सॉरी सम तो लिख चुके हैं हम, दोबारा क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा आपका 18। मैं गलत तो नहीं बोल रहा कुछ? अब एक तीसरे एग्जांपल को देखिए, थर्ड एग्जांपल। टू एक्स स्क्वायर 5x + 3। यहां पे आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? बोलिए। सर आप सही हो। मैं सही कह रहा हूं तो रिस्पॉन्ड करते रहिए आप, मेरा दिल लगा रहेगा आपके साथ। तो बेटा आपने क्या नोटिस किया, अब नोट्स बनाने की बारी आती है कि ये जो नंबर है दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये जो नंबर है अगर इसका मैं साइन उल्टा कर दूं, 5 का उल्टा -5 कर दूं, देन दिस इज द सम ऑफ जीरोस। क्रॉस चेक करो, ये नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये नंबर क्या है, अगर साइन उल्टा कर दूं तो सम ऑफ जीरोस है। ये बात चलती रहती है जब तक कि x² का कोएफिशिएंट 1 बना रहे। देखो यहां 1 था, यहां 1 था, यहां पे 1 नहीं था, इसलिए यहां ये बात लागू नहीं हुई। तो आपने क्या सीखा कि x के कोएफिशिएंट का उल्टा सम होता है और कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट होता है जीरोस का। ये बात कब तक सच है, जब तक कि x² का कोएफिशिएंट 1 है। अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. what I'm trying to tell? ठीक है, तो अब हम
इसके जो अभी तक सीखा, लर्न किया, इसकी मदद से फॉर्मूला बनाते हैं, इसकी मदद से जो अभी तक सीखा है हमने। क्या सीखा है? अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो तो एक्स के कोएफिशिएंट का उल्टा हमारा सम ऑफ जीरोस होता है और कांस्टेंट टर्म हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। Here is a quadratic polynomial. मैंने बताया कुछ समझने के लिए जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, तो मैं क्या करता हूं, इसमें से इस एक को ना बाहर कॉमन निकाल लेता हूं। तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो हमने आपको क्या बताया कि x के कोएफिशिएंट का उल्टा होता है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या आया बेटा निकल के? माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ? वो हुआ c upon a. These are the two formulas that we frequently use to find the sum and product of the zeros of a polynomial. Hope everyone understands these two formulas properly. Yes, sir. Yes. तो ये दूसरा कंसेप्ट था। अब मैं फिर से एक पॉज लेता हूं। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप में से कोई अगर उसमें से कुछ मुझसे पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे दूसरे कंसेप्ट पर। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, दैट इज formation of a polynomial. ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक भी दिए हुए हैं, बट हमारा जो मेन फोकस है वो क्वाड्रेटिक है। तो व्हेन आई से फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इनडायरेक्टली आई मीन फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन, मैं क्या बोल रहा हूं, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, सीधा वर्ड है। तो कैसे बनाते हैं हम देखते हैं उसे। इधर साइड में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, इसके नीचे खाली आंसर लिखूंगा। आपके पास एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। आप बच्चा लोग ए कॉमन ले लीजिए, ये आ गया आपका। तो ए को आप बाहर रखिए। अब ये जो प्लस था ना, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, माइनस बाहर निकाल के माइनस बी अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए। मेरा आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? Sum of the zeros. सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए। और बेटा ये जो वैल्यू है इसे क्या बोलते हैं हम? Product of zero. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब सीधा सीधा हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया? a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय अल्फा प्लस बीटा एंड c upon a can be replaced by alpha into beta. Okay, so px is a times this. Here a belongs to रियल नंबर, एक रियल नंबर है। a के बारे में ना कुछ नहीं कह सकते आप, a क्या है, बस वो एक रियल नंबर है। इसको हम कोई भी फॉर्मेशन दे सकते हैं,
कोई भी रूप इसे प्रदान कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि A is equal to common डिनोमिनेटर। ए आपका कॉमन डिनोमिनेटर के इक्वल है। यू गॉट माय पॉइंट? मतलब जब हम पॉलिनोमियल निकाल रहे होते हैं तो एलसीएम लेने के बाद में जो कॉमन डिनोमिनेटर आता है वो ए वो हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब आप जाइए एनसीईआरटी सेकंड एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स पर चेक करिए, जो डाउट है मेरे से पूछिए।